हाय गाइस, दिस इज विक्रम और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 4। यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2 व पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1, 2 व 3 देखें, जिससे कि ये जो पार्ट 4 है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो पार्ट 3 में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन के बारे में और जाना था कि जब भी हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन के वाक्यों को बोलने की ज़रूरत पड़े तो किस तरह से हम वाक्यों को फ्रेम कर सकते हैं, और जब हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तब हम सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे स्ट्रेस अर्थात जोर या दबाव डालते हुए बोल सकते हैं। तो हमने पार्ट 3 में प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जाना था, और साथ ही साथ हमने एक एग्जाम्पल को ब्रीफली और दूसरा एग्जाम्पल प्रोनाउन का वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो बाकी जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन के, तो वो आज हम समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल एडजेक्टिव से, और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन। विदाउट मोशन का मतलब होता है जिसमें क्रिया नहीं होती है। तो इसके रूल्स के बारे में हमने पार्ट 3 में पढ़ लिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 3 देखें और सारे रूल्स को समझें। तो यहाँ हम बात करते हैं कौन सा एग्जाम्पल आपका एडजेक्टिव का, कि जब भी आपका सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज़ करना हो और सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो कैसे यूज़ करेंगे। तो कल हमने बात की थी एक फंडामेंटल फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके तुरंत बाद हमने क्या यूज़ किया, ऑब्जेक्ट यूज़ किया। और इज एम आर यहाँ पर इकलौती क्रिया होने के कारण किस फॉर्म में रहेगी, वो रहेगी आपकी फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि जब भी सेंटेंस में एक क्रिया हो तो उस सेंटेंस की मुख्य क्रिया कहलाती है, और जब सेंटेंस में 2 क्रियाएँ हो तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब दूसरी वाली मेन वर्ब कहलाती है। जब सेंटेंस में 3 क्रियाएँ हो तो पहली 2 हेल्पिंग वर्ब तीसरी वाली मेन वर्ब, और जब सेंटेंस में 4 क्रियाएँ हो तो पहली 3 हेल्पिंग वर्ब एंड फोर्थ वन मेन वर्ब कहलाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल समझे, तो हमने बात की थी कि जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत हो तब पॉजिटिव सेंटेंस को हम 3 तरीके से फ्रेम करेंगे। वो कैसे, हम सिंपल जो सेंटेंस बोलते हैं वैसे, उसके बाद जब भी हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो देखें यहाँ पर एडजेक्टिव का एग्जाम्पल देखें, वह सुंदर है। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। और याद रखें कि आप यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल है कि जब भी आप आर्टिकल यूज़ करें तो एडजेक्टिव के साथ कब आर्टिकल यूज़ करेंगे और कब यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर समझे आप कि जब भी आपको आर्टिकल ए या एन यूज़ करना है उसके बाद एडजेक्टिव हो, क्या हो आपका एडजेक्टिव, तब वहाँ पर आप आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव के पहले आपने आर्टिकल देखे भी होंगे, तो वो कैसे यूज़ करना है। तो इस रूल को समझें कि जब भी आपका आर्टिकल ए या एन हो तो उसके बाद अगर आपका एडजेक्टिव अगर आपने यूज़ किया है और उसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या हो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि हो एडजेक्टिव के तुरंत बाद, तो आप यहाँ पर ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। और साउंड हमेशा एडजेक्टिव का देखा जाएगा, जो ए या एन के पहले जो वर्ड होगा साउंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ए या एन यूज़ करेंगे। जब ए ई आई ओ का साउंड आए तब एन यूज़ करें, उसके अलावा जो भी साउंड आए वहाँ पर आप आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। कब, जब एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या यूज़ हो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये बात याद रखें कि हमने यहाँ पर ए ब्यूटीफुल नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव था और एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमने कोई यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। और याद रखें कि एडजेक्टिव अनकाउंटेबल होते हैं, उन्हें गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। तो आप भी समझ सकते हैं कि ब्यूटीफुल सुंदर, कोई कितना सुंदर है हम उसे नहीं गिन सकते, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। बट आर्टिकल कैसे यूज़ हो सकता है तो वो भी समझे यहाँ पर कि वह एक सुंदर लड़की है। तो लड़की यहाँ पर काउंटेबल है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस तरह से हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ एडजेक्टिव के पहले कर सकते हैं जब यहाँ पर क्या हो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की
कि जब भी हमें लैंग्वेज में सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 3 में पढ़ा था, तो वो वापस हम यहाँ पर जान लेते हैं कि जब भी हमें सब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं। तो समझे यहाँ पर कि मैंने कहा कि वह सुंदर है, अर्थात सी इज़ ब्यूटीफुल। तब मेरे फ्रेंड ने कहा कि वह सुंदर नहीं है, उसकी फ्रेंड सुंदर है। तो मुझे अपनी बात साबित करनी है कि वह ही सुंदर है। तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर, देखें यहाँ पर यह पॉजिटिव का ही सेंटेंस है, सेकंड नंबर, वह ही सुंदर है। सेंटेंस क्या बनेगा, सी ओनली इज ब्यूटीफुल। और ये किस रूल से बना है, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में जाना था हमने, तो आप उसे देखें और इस रूल को समझें कि जब भी आपको सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, वो क्यों, क्योंकि जब आपने किसी को वो बात कही और उसने उस सब्जेक्ट को नकार दिया और आपको अपनी बात साबित करनी है, अर्थात जोर या दबाव डाल के बोलना है कि जो मैंने कहा है उस सब्जेक्ट के ऊपर जो बात कही है वो सही है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होगी सेंटेंस में ओनली का स्ट्रेस लगाने की। तो याद रखें, सी यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, ओनली यहाँ पर क्या है, ओनली यहाँ पर आपका स्ट्रेस है। इस यहाँ पर सेंटेंस में इकलौती क्रिया होने के कारण यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करेगी, और ब्यूटीफुल जो ऐड किया आपने, ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट, इस यहाँ पर इकलौती क्रिया है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आती है इसलिए यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, और ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्लियर, तो जब भी हमें सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब देखें नंबर 3 सेंटेंस, ये भी पॉजिटिव का ही है। ये कब ज़रूरत पड़ती है, ये तब ज़रूरत होती है जब हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तब हम वहाँ पर ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वह सुंदर ही है। मैंने फ्रेंड को कहा कि वह सुंदर है, फ्रेंड ने बोला कि वह सुंदर नहीं है, वह कुरूप है, अर्थात बद्दी है। तो मुझे अपनी बात साबित करनी है कि वह सुंदर ही है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वह सुंदर ही है। इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा, सी इज ब्यूटीफुल ओनली। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या एडजेक्टिव तो है, और साथ में क्या आपका एक ऑब्जेक्ट भी है। इस यहाँ पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सी यहाँ पर सब्जेक्ट, और ओनली यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, ओनली यहाँ पर आपका स्ट्रेस है। तो जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस के वाक्यों को दोहराते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तब वहाँ पर हम ओनली शब्द का स्ट्रेस आवश्यकता अनुसार लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं ये हो गए पॉजिटिव के 3 सेंटेंस, तो चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं नेगेटिव। क्या स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव, कि जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े तो कैसे बोलेंगे। तो इसी सेंटेंस का नेगेटिव भी हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की, और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरोनेगेटिव की। तो हम देखते हैं कि जब भी हमें एडजेक्टिव के साथ नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने की ज़रूरत हो तब हम सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे। तो यहाँ देखें आप और समझ लें। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। 3 सेंटेंस हमने पॉजिटिव में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस पढ़े हैं। तो याद रखें, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं और लैंग्वेज के लिए आपको इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करने आने चाहिए। अब बात कर रहे हैं 4 सेंटेंस की। सेंटेंस बनेगा, वह सुंदर नहीं है, वह सुंदर नहीं है। सेंटेंस क्या बनेगा इसका, सी इज नॉट ब्यूटीफुल। और नोट कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे, हमेशा नोट हमेशा आप याद रखें 3rd नंबर पे यूज़ करेंगे। तो सी यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है, इस यहाँ पर मुख्य क्रिया का काम करेगी, और नोट यहाँ पर यूज़ किया आपने ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है, और इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और नेगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। कौन से सेंटेंस के बारे में, इंटरोगेटिव के बारे में बात करते हैं कि जब भी हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़े तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जैसे मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, क्या वह सुंदर है, तो हम मुझे ये किस पार्ट पे ज़रूरत पड़ेगी, इंटरोगेटिव से। तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर, यह आपका 5 नंबर सेंटेंस है, क्या वह सुंदर है, और क्वेश्चन मार्क यूज़ करें, क्या वह सुंदर है। तो याद रखें कि जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ इज़
जब भी आपका ही, सी, इट वे सिंगल नेम हो तब वहाँ पर इज यूज़ करें, आई के साथ एम यूज़ करें, और वी, यू, दे वे प्लूरल नाउन अर्थात बहुवचन संज्ञा के साथ क्या यूज़ करें, आर। तो यहाँ पर वह क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम, इज यूज़ करेंगे, इज सी ब्यूटीफुल, इज सी ब्यूटीफुल। इज यहाँ पर यूज़ किया आपने, सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है। अब याद रखें कि जब भी प्रश्नवाचक वाक्यों को अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को दोहराते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े तब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से आवश्यकता अनुसार स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नंबर 6 सेंटेंस ये इंटरोगेटिव का ही पार्ट है। और ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ जाए कि प्रश्न करते हुए सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाना हो या प्रश्न करते हुए ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो तब हम वहाँ पर ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं। तो सेंटेंस समझे यहाँ पर, क्या वह ही सुंदर है। सेंटेंस क्या बनेगा, इज सी ओनली ब्यूटीफुल, इज सी ओनली ब्यूटीफुल। जो ये आपने ओनली यूज़ किया है वो ओनली का मतलब है यहाँ पर स्ट्रेस। क्या मतलब है ओनली का, जो आपने अभी यहाँ पर ओनली यूज़ किया इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेस, वो किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन करते वक्त। अब देखते हैं नंबर 7 में कि कैसे हम क्वेश्चन करते वक्त ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाएंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, देखें यहाँ पर, क्या वह सुंदर ही है। सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, इज सी ब्यूटीफुल ओनली। तो ओनली यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ किया ये क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस है। क्या है यहाँ पर, आपने स्ट्रेस के रूप में ओनली का यहाँ पर यूज़ किया है। तो देखें यहाँ पर इंट्रोगेटिव का फर्स्ट सेंटेंस यानी 5th नंबर का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस क्या बना, क्या वह सुंदर है, इज सी ब्यूटीफुल। क्या वह ही सुंदर है, इज सी ओनली ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर ही है, इज सी ब्यूटीफुल ओनली। तो इस तरह से जब भी हमें प्रश्न करते हुए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो तो ओनली शब्द से वहाँ पर स्ट्रेस लगा सकते हैं। चाहे तो आप इसे नोट डाउन कर लें। तो अब स्टार्ट करते हैं हम इंटेरोनेगेटिव। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इंटेरोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। जब भी आपको प्रश्न भी करना हो और नकारात्मक वर्ड को भी ऐड करना है तब सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो देखें यहाँ पर सेंटेंस आप और समझे पहले इंटेरोनेगेटिव का मतलब क्या होता है। इंटेरोनेगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटेरोनेगेटिव इसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक। यह आपका 8 नंबर सेंटेंस, क्या वह सुंदर नहीं है। सेंटेंस क्या बनेगा, इज सी नॉट ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर नहीं है, इज सी नॉट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से जब भी हमें प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को बोलने की ज़रूरत पड़े तब हम नोट कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे, 3rd नंबर पे। और इस तरह से हम सेंटेंस में क्वेश्चन करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। जब यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब इज यूज़ करें, जब यहाँ पर आई हो तब एम यूज़ करें, और वी यू दे हो तब यहाँ पर क्या यूज़ करें, आर यूज़ करें। इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करें। तो जो अभी हमने इसके 8 सेंटेंस बनाए एडजेक्टिव के, इसी पार्ट को मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ और आपको भी घर पर इस तरह से ही बोल के प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपका स्पोकन क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने अभी जो सेंटेंस लिखे उसके 8 सेंटेंस जो बनाए हमने उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो समझे यहाँ पर ध्यान से, वह सुंदर है, सी इज़ ब्यूटीफुल। वह ही सुंदर है, सी ओनली इज़ ब्यूटीफुल। वह सुंदर ही है, सी इज़ ब्यूटीफुल ओनली। वह सुंदर नहीं है, सी इज़ नॉट ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर है, इज सी ब्यूटीफुल। क्या वह ही सुंदर है, इज सी ओनली ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर ही है, इज सी ब्यूटीफुल ओनली। और क्या वह सुंदर नहीं है, इज सी नॉट ब्यूटीफुल। तो अभी हमने जाना एडजेक्टिव के एग्जाम्पल के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका आर्टिकल। तो आपको इन सेंटेंस को प्रैक्टिस करनी इस तरीके से जिससे कि आपका जो स्पोकन है वो क्लियर हो जाए। तो अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। ये था आपका एडजेक्टिव का एग्जाम्पल, ये ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल के सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं आर्टिकल। व्हाट इज़ द मीन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है ए एन एंड द। तो डेफिनेट आर्टिकल होता है आपका द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आपका ए और एन। तो अब हम समझते हैं
कि सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो देखें यहाँ पर सेंटेंस, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, एग्जांपल लिया मैंने कि दिनेश एक इंजीनियर है। दिनेश एक इंजीनियर है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? दिनेश इज एन इंजीनियर। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंजीनियर। क्या कहते हैं इसे? इंजीनियर। और इंजीनियर में एक का साउंड आया और ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? आर्टिकल एन यूज़ किया। ये क्या आपका? ये आपका आर्टिकल है। दिनेश यहाँ पर क्या आपका? सब्जेक्ट है। और ये आपका पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट का, और इस यहाँ पर इकलौती क्रिया होने के कारण क्या बन जाएगी? मेन वर्ब बन जाएगी। क्लियर? तो दिनेश एक इंजीनियर है। दिनेश इज एन इंजीनियर। ये हो गया पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, मेरा समझाने का मकसद ये है कि आप इज एम आर के तुरंत बाद यदि मुख्य क्रिया यूज़ करें तो आईएनजी फॉर्म यूज़ करें, लेकिन यदि मुख्य क्रिया नहीं आए तो उसके स्थान पर नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, डिटर्मिनर आ सकता है, प्रेपोजिशन आ सकता है, कंजंक्शन आ सकता है। तो इस तरह से सेंटेंस को अगर हम फ्रेम करते हैं तो वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ना बन के क्या बन जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस विदाउट मोशन बन जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम सेंटेंस में पॉजिटिव में सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं। तो देखें यहाँ पर सेंटेंस, दिनेश ही एक इंजीनियर है। मैंने फ्रेंड को बोला कि दिनेश एक इंजीनियर है, तो मेरे फ्रेंड ने कहा दिनेश इंजीनियर नहीं है, सुरेश इंजीनियर है। अर्थात दिनेश के नाम को रिमूव करके उसने सुरेश यूज़ कर दिया और मुझे अपनी बात साबित करनी है, अर्थात मुझे सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करना है, तब मुझे ज़रूरत होगी। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? दिनेश ही इंजीनियर है या दिनेश ही एक इंजीनियर है। तो सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर देखें, दिनेश ओनली इज एन इंजीनियर। तो ओनली यहाँ पर जो यूज़ किया आपने, ये क्या है? स्ट्रेस है, ये सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही, एन यहाँ पर आर्टिकल यूज़ कर दिया। तो अर्थात हमने इसके तुरंत बाद आर्टिकल यूज़ कर दिया, तो सेंटेंस किसका बना? आपका विदाउट मोशन का। और इस प्रकार के सेंटेंसेस के क्या नहीं बनते हैं? पैसिव भी नहीं बनाए जाते हैं। अब हम समझते हैं नंबर थर्ड एग्जाम्पल में कि कैसे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो समझे यहाँ पर सेंटेंस, दिनेश एक इंजीनियर ही है। जैसे मैंने फ्रेंड को बोला कि दिनेश एक इंजीनियर है, तो मेरे फ्रेंड ने कहा दिनेश इंजीनियर नहीं है, दिनेश एक डॉक्टर है। अर्थात उसने मेरी बात को झुटला दिया कि दिनेश इंजीनियर नहीं है, एक डॉक्टर है, और मुझे पता है कि दिनेश क्या एक इंजीनियर ही है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तब वहाँ पर आप किस शब्द का स्ट्रेस लगाते हैं? ओनली शब्द से स्ट्रेस लगाते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? दिनेश इज एन इंजीनियर ओनली। तो ओनली यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है? स्ट्रेस यूज़ किया है। कहाँ पर? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद, जब हमें आवश्यकता हो तब। तो याद रखें, आवश्यकता अनुसार आप पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो लैंग्वेज में हमें ज़रूरत होती है इस तरह से सेंटेंस को बोलने की, तब हम वहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, कि आर्टिकल के इसी सेंटेंस को नेगेटिव में किस तरह से फ्रेम करेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो अब हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्य की, और याद रखें नेगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, इसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, दिनेश एक इंजीनियर नहीं है। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा इसका? दिनेश इज नॉट एन इंजीनियर। क्लियर?
और नॉट कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे आप, थर्ड नंबर पे नॉट का यूज़ करेंगे। तो दिनेश इज़ नॉट एन इंजीनियर। एन यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इंजीनियर में एक का साउंड आया और साथ में ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी वजह से यहाँ पर हमने आर्टिकल एन का यूज़ किया है। तो ये हो गया नेगेटिव का सेंटेंस, दिनेश एक इंजीनियर नहीं है, दिनेश इज़ नॉट एन इंजीनियर। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, कि जब भी हमें प्रश्नवाचक वाक्यों को बोलने की ज़रूरत हो तो हम सेंटेंस को ऐसे फ्रेम करेंगे। देखें यहाँ पर इंटरोगेटिव, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। तो देखें यहाँ पर ये आपका 5th नंबर एग्जाम्पल, क्या दिनेश एक इंजीनियर है। तो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, इज दिनेश एन इंजीनियर, इज दिनेश एन इंजीनियर। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया। अब याद रखेंगे जब भी प्रश्नवाचक वाक्यों को के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर जोर या दबाव डालते हुए बोलने की ज़रूरत पड़े, तब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा सकते हैं, ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं और इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 6, क्या दिनेश ही एक इंजीनियर है। क्या दिनेश ही एक इंजीनियर है, इस तरह से हमने यहाँ पर सब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाया ओनली का। तो देखें यहाँ पर इज दिनेश ओनली एन इंजीनियर एंड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ओनली क्या है, यहाँ पर स्ट्रेस है। प्रश्न करते वक्त आपने सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगाते हुए बोला, तो आपको ज़रूरत हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ओनली शब्द का स्ट्रेस सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7 में कि कैसे हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगा के एक प्रश्न कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर सेंटेंस, क्या दिनेश एक इंजीनियर ही है। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, इज दिनेश एन इंजीनियर ओनली। तो जब भी आपको प्रश्न करते हुए ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो तब सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या दिनेश एक इंजीनियर ही है। सेंटेंस क्या होगा, इज दिनेश एन इंजीनियर ओनली। तो जब भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोलने की ज़रूरत पड़े सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए, तब आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बाद ओनली शब्द से स्ट्रेस लगा सकते हैं। तो एक बार वापस देखें सेंटेंस को, क्या दिनेश एक इंजीनियर है, इज दिनेश एन इंजीनियर। क्या दिनेश ही एक इंजीनियर है, इज दिनेश ओनली एन इंजीनियर। क्या दिनेश एक इंजीनियर ही है, इज दिनेश एन इंजीनियर ओनली। तो यह आपका था इंटरोगेटिव पार्ट आर्टिकल का। अब हम बात करते हैं इंटरोनेगेटिव की। तो देखें यहाँ पर इंटरोनेगेटिव, और इंटरोगेटिव को हम कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो देखें आप सेंटेंस में कि इंटरोनेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे, और याद रखें इंटरोनेगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है। देखें यहाँ पर इंटरोनेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, क्या दिनेश एक इंजीनियर नहीं है। तो इंग्लिश में सेंटेंस क्या फ्रेम होगा इसका, इज दिनेश नॉट एन इंजीनियर। इज दिनेश नॉट एन इंजीनियर। और नॉट यहाँ पर क्या यूज़ किया आपने, एक नेगेटिव वर्ड यूज़ किया, और कौन से नंबर पे यूज़ किया आपने, थर्ड नंबर पे। तो इस तरीके से हमने जाना कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब हम पॉजिटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में ओनली शब्द से स्ट्रेस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा सकते हैं, व नेगेटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाता है।
तो इस सेंटेंस को मैं वापस रिपीट आपको समझा देता हूँ और इसी तरह से आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देके प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन आपको एडजेक्टिव के आर्टिकल लगाते हुए और बहुत सारे एग्जाम्पल लेने और प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका स्पोकन क्या हो सके, बेटर हो सके। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस आपको स्ट्रेस लगाते हुए करनी, जिससे कि सेंटेंस डेफिनेटली आपका माइंड में फिट हो जाएगा। तो बात करते हैं इस सेंटेंस को, हम दोहराते हैं वापस। तो समझे यहाँ पर ध्यान से, दिनेश एक इंजीनियर है, दिनेश इज़ एन इंजीनियर, दिनेश ही एक इंजीनियर है, दिनेश ओनली इज़ एन इंजीनियर, दिनेश एक इंजीनियर ही है, दिनेश इज़ एन इंजीनियर ओनली, दिनेश इंजीनियर नहीं है, दिनेश इज़ नॉट एन इंजीनियर, क्या दिनेश एक इंजीनियर है, इज़ दिनेश एन इंजीनियर, क्या दिनेश ही एक इंजीनियर है, इज़ दिनेश ओनली एन इंजीनियर, क्या दिनेश एक इंजीनियर ही है, इज़ दिनेश एन इंजीनियर ओनली, क्या दिनेश एक इंजीनियर नहीं है, इज़ दिनेश नॉट एन इंजीनियर। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और इस तरह से ही आपको स्पीडली बोलते हुए प्रैक्टिस करनी है विथ हिंदी विथ इंग्लिश, तब जाके आप एक लैंग्वेज को परफेक्टली सीख पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस आपका डिटर्मिनर। हमने बात की नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, आर्टिकल की। नाउन और प्रोनाउन हमने पार्ट 3 में पढ़ा था, अभी हम एडजेक्टिव पढ़ लिया, हमने आर्टिकल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनर की। तो देखें यहाँ पर डिटर्मिनर का मतलब होता है संकेतवाचक। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझे इसे कि डिटर्मिनर का सेंटेंस किस तरह से आप फ्रेम कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं संकेतवाचक। क्या कहते हैं इसे? संकेतवाचक। तो अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो पॉजिटिव का फर्स्ट एग्जाम्पल है वे वहाँ है। वहाँ को हम बोलते हैं देयर। क्या बोलते हैं? देयर। और यहाँ को हम बोलते हैं हियर। वहाँ जब भी होगा तब हम इसे बोलेंगे, और हियर मतलब होता है यहाँ। याद रखें आप इसे। तो वे वहाँ है, इंग्लिश में सेंटेंस क्या फ्रेम होगा? दे आर देयर। तो अब मैं आपको इस सेंटेंस के स्ट्रेट सहित सेंटेंस, नेगेटिव व इंट्रोगेटिव के सेंटेंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ। आपको इसे समझना है और आप इसे नोट डाउन करें ताकि आपको परफेक्टली समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इसे हम और समझें। यहाँ पर पॉजिटिव का फर्स्ट सेंटेंस वे वहाँ है, दे आर देयर। और जब इसी सेंटेंस पर आपको सब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाते हुए बोलना पड़े तो हिंदी में सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? वे ही वहाँ है। सेंटेंस क्या होगा? दे ओनली आर देयर। दे यहाँ पर क्या सब्जेक्ट, ओनली यहाँ पर हमने क्या लगाया? स्ट्रेस। अब देखें यहाँ पर कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो, ये आपका पार्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और ये आपकी मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर इकलौती क्रिया है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा कि वे वहाँ ही है। मैंने किसी को कहा वह वहाँ है, तो फ्रेंड ने मना कर दिया कि वह वहाँ नहीं है, वह कहीं और है, और मुझे अपनी बात साबित करनी है कि वह वहाँ ही है। सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? वे वहाँ ही है, दे आर देयर ओनली। तो इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव। वे वहाँ नहीं है, सेंटेंस क्या बनेगा? दे आर नॉट देयर। इंट्रोगेटिव देखें अब, क्या वे वहाँ हैं? आर दे देयर। फिर इसका स्ट्रेस का कैसे यूज़ करेंगे समझे यहाँ पर, क्या वे ही वहाँ हैं? आर दे ओनली देयर। और फिर देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस कैसे लगाएंगे? क्या वे वहाँ ही है? आर दे देयर ओनली। और इंट्रोनेगेटिव देखें, क्या वे वहाँ नहीं है? आर दे नॉट देयर। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क में रहेगा कि आपको यहाँ पर घर पे आपको ही लिख के प्रैक्टिस करनी इसी सेंटेंस की। तो ये हुआ आपका डिटर्मिनर। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। किसकी? प्रेपोजिशन। समझे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल आपका प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, व्हाट्स द मीन ऑफ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंधवाचक, और ये लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको अच्छे से समझना होगा प्रेपोजिशन के बारे में। तो पहले यहाँ पर ध्यान से समझें। प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर वाक्य में अन्य शब्दों से क्या दिखाते हैं? संबंध दिखाते हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं संबंधवाचक शब्द। जैसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, इन, इनटू, ऑन, बिटवीन, अमंग, अंडर, बिलो, ये सारे वर्ड होते हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल समझे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ यहाँ पर कि आई एम एट होम,
क्या बोला मैंने, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। सी इज़ एट होम, वह घर पर है। ही इज़ एट होम, वह घर पर है। तो इस तरह से हम सेंटेंस में एट का जो हमने यूज़ किया है, एट यहाँ पर क्या दिखा रहा है, एट यहाँ पर दिखा रहा है मेरी स्थिति क्या है, अर्थात प्रेपोजिशन वाक्यों में यहाँ पर स्थिति के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर समझे इसका पॉजिटिव का फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने कहा यहाँ पर कि वह घर पर है। सेंटेंस क्या बनेगा, ही के साथ क्या यूज करेंगे, इज, एम या आर, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर इज, ही इज, फिर यहाँ पर प्रपोजिशन यूज करेंगे एट, फिर क्या यूज करेंगे यहाँ पर होम, ही इज एट होम। एट यहाँ पर क्या आपका प्रपोजिशन, इज यहाँ पर क्या आपका मेन वर्ब, ही यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट, और आपका मान के चलो ये पूरा पार्ट क्या आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो जब भी आपको सेंटेंस में प्रपोजिशन मिले तो आप समझे उसका सेंटेंस का अर्थ कि वो अन्य शब्दों से क्या दिखाता है, वाक्य में संबंध दिखाता है। तो इस सेंटेंस को देखें, वह घर पर है, ही इज़ एट होम। मैंने कहा यहाँ पर मैंने फ्रेंड को कि वह घर पर है, उसने बोला वह घर पर नहीं है, उसका फ्रेंड घर पर है। तो मुझे अपनी बात साबित करनी, सेंटेंस क्या बनेगा, वह ही घर पर है। सेंटेंस क्या बनेगा, ही ओनली इज़ एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस कैसे लगाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर कि वह घर पर है, फ्रेंड ने बोला वह घर पर नहीं है, वह कॉलेज में है। तो मुझे अपनी बात साबित करनी है, सेंटेंस क्या बनेगा, वह घर पर ही है। सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज़ एट होम ओनली। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा देखें, वह घर पर नहीं है, ही इज़ नॉट एट होम। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा देखें, क्या वह घर पर है। जब भी आपको क्वेश्चन करने की जरूरत पड़े कि क्या वह घर पर है, सेंटेंस क्या बनेगा, इज़ ही एट होम। और जब भी आपको सब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो, सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, क्या वह ही घर पर है, इज़ ही ओनली एट होम। और जब आपको ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लगाना हो तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा कि क्या वह घर पर ही है, इज़ ही एट होम ओनली। और जब आपको सेंटेंस बनाना हो इंटरोगेटिव का तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, क्या वह घर पर नहीं है, इज़ ही नॉट एट होम। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं विथ स्ट्रेस। पॉजिटिव इंटरोगेटिव वाक्यों में और नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्यों में किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप प्रेपोजिशन के एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। तो इस सेंटेंस को भी आपको ब्रीफली इसे फ्रेम करना है, और आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल गिव यू रिप्लाई। तो अब हम बात करते हैं लास्ट आपका कंजंक्शन। किसके बारे में, कंजंक्शन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स कि जो कनेक्टर लिंकर, अर्थात इसे हम कनेक्टर भी बोलते हैं, लिंकर भी बोलते हैं, जो क्या करता है शब्दों को या वाक्यों को और क्लोज को जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन को याद रखें, इसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक, जो दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, सो, बट, यट, नॉर, इधर और, नीदर नॉर। तो इस तरह से हम सेंटेंस को ऐड करने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम समझते हैं एग्जाम्पल कंजंक्शन का। कंजंक्शन जिसे हम कहते हैं संयोजक। क्लियर। और याद रखें, कंजंक्शन वाले वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाएगा। तो समझते एग्जाम्पल यहाँ पर कि होते कौन से हैं कंजंक्शन, एक बार समझें। यहाँ पर ईदर और, ईदर और इसे हम ईदर भी कहते हैं। अमेरिकन एक्सेंट में इसे ईदर कहा जाता है और ब्रिटिश एक्सेंट में इसे आइदर कहा जाता है। दोनों ही राइट है, याद रखें। लेकिन इंडिया में ब्रिटिश लैंग्वेज फॉलो होती है, ब्रिटिश ग्रामर ही फॉलो होती है। तो याद रखें, आपको ब्रिटिश ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग ही इंग्लिश सीखनी है, जिससे कि आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका नीदर नॉर। इसे हम नीदर भी कहते हैं या नाइदर भी कहते हैं। ईदर का मतलब होता है या तो या फिर, नीदर का मतलब होता है ना तो ना ही। तो इसका हम सेंटेंस में यूज़ करके कंजंक्शन वाले सेंटेंस फ्रेम करेंगे। और याद रखें कि जब भी आपको पॉजिटिव बोलना हो तो इस इधर और का यूज़ करें, और नेगेटिव बनाने के लिए आप इसमें नोट ऐड नहीं करके क्या यूज़ करेंगे, नीदर नॉर सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। और इस प्रकार के वाक्यों में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लगाया जाएगा। तो एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, सेंटेंस आपका कि वह या तो उसका भाई है या फिर रिश्तेदार। वह या तो उसका भाई है या फिर रिश्तेदार। सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज ईदर
हिज ब्रदर और रिलेटिव। तो हमने यहाँ पर ईदर और का यूज़ करना सीखा। और जब ये सेंटेंस ऐसे फ्रेम हो कि वह ना तो उसका भाई है ना ही रिश्तेदार, तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? ही इज़ नीदर हिज ब्रदर नॉर रिलेटिव। तो इस तरह से हम कंजंक्शन वाले वाक्यों को सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं और सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। सो यू गाइस डू इट प्रैक्टिस, you are able to learn English, and English is a very easy language. You are able to speak English clearly, but you need to do it practice. और हम जानते हैं कि जब भी इंसान प्रैक्टिस करता है तो डेफिनेटली उसे वो चीज़ ज़रूर मिलती है। तो आप प्रैक्टिस करें और सीखने की अपनी जो इच्छा है उसे बढ़ाने की कोशिश करें कि जितनी आपका सीखने का जो लगन है या सीखने की जो इच्छा है वो जितनी बढ़ेगी, आपकी लैंग्वेज उतनी ही परफेक्ट होती जाएगी। तो आप डेफिनेटली एक लैंग्वेज को सीख सकते हैं, बट इस तरीके से आपको लैंग्वेज को परफेक्टली सीखना होगा और साथ ही साथ पूरा फोकस रखें जिससे कि आप एक लैंग्वेज को परफेक्टली सीख पाएँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।